कि सरकोमा कैंसर होता क्या है? और शरीर के किसी भी हिस्से में, खासकर कोई फैट में, उस पर जो पनपता है। और उसकी खास बात क्या है कि काफी शांति से साइलेंट एक जगह बैठा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करता है। टारगेट थेरेपी क्या होती है? वो सिर्फ उस म्यूटेशन पे काम करेगी जी, जड़ पे काम करेगी। कीमोथेरेपी क्या करती है, शरीर में घुस जाती है और आपके नॉर्मल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको भी नुकसान देती है जी। पेन सिम्टम आपका कहना स्वेलिंग होती है? स्वेलिंग, पेन नहीं होती? पेन नहीं जी। होती। मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्लैडर कैंसर देखे हैं, अच्छा। पेशाब की थैली का कैंसर। और उसका रीजन जो मैं आपकी तरफ सोच पाता हूँ वो ये है कि एडल्ट्स में 1% होता है पूरी दुनिया में, मगर बच्चों में 21% होता है। बट वो हमारी विक्ट्री नहीं है। हमारी विक्ट्री है कैंसर मुक्त भारत। इंडिया में 3-4 सेंटर्स ही हैं यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। उसमें एक हमारा सेंटर भी है नारायणा में। मतलब नारायणा में भी इसकी सर्च होती है जी। कैंसर हमारा एक ऐसा दुश्मन है जिससे हम सभी लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है। मगर कैंसर भी अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा साइलेंट दुश्मन जो हमारा है वो है सरकोमा कैंसर। ये सरकोमा कैंसर मंथ चल रहा है और ऐसे में सरकोमा कैंसर है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसे क्योर किया जा सकता है और किस तरह हम इसे टाइमली पकड़ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके लिए हमारे साथ हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक भारती। इनसे जानते हैं। पूरा देखिए आप लोग और शेयर भी कीजिए ताकि खास तौर पे बच्चों में पनपने वाले इस सरकोमा कैंसर को हम समय रहते पकड़ पाएं और क्योर कर पाएं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और सरकोमा कैंसर डॉक्टर साहब मंथ ये चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सरकोमा कैंसर होता क्या है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे हम हर एक कैंसर प्रति हमने एक जागरूकता फैलाई हुई है अभी, बट सरकोमा एक छुपा हुआ कैंसर है जिसकी काफ़ी रेयर है, काफ़ी कम लोगों को इसकी बारे में पता है। हम चाहते हैं कि हम आज इस मंथ पे सरकोमा के विषय में पूरी डिटेल में आपको बताएं। जैसे हम सब जानते हैं कि ये आम तौर पे जो कैंसर होता है वैसा नहीं है जी। ये हमारी मांसपेशियों में, ये हमारी नसों में, ये हमारी हड्डियों में और शरीर के किसी भी हिस्से में, खासकर कोई फैट में, उस पर जो पनपता है। और उसकी खास बात क्या है कि काफ़ी शांति से साइलेंट एक जगह बैठा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करता है। और इंसान को काफ़ी समय बाद इसका पता चलता है मुझे सरकोमा कैंसर। सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि जैसे आपने भी बताया था और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि एडल्ट्स में 1% होता है पूरी दुनिया में, मगर बच्चों में 21% होता है और बच्चे चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं। और जैसे आपने कहा पेनलेस भी होता है, तो ऐसे में कितना खतरनाक और घातक है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आउट ऑफ ऑल द कैंसर, ये कैंसर ऐसा है कि जिसमें एक मल्टी डिसिप्लिन टीम चाहिए हो। ठीक, इस पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों का रोल पूरा बराबर है इसमें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इस तरह के आता है। और उसमें चैलेंज पड़ता है सर्जरी को लेके, बिकॉज काफ़ी चीज़ों को निकालना रहता है। और कैंसर की ऐसी सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट की जब तक हर एक चीज़ पूरी बाहर ना निकल पाए तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती है। फिर हर कोई चीज़ छूट जाए तो उसको हीट से जला के खत्म किया जाता है और जो बीमारी ब्लड में जा चुकी है उसको कीमोथेरेपी जिससे आपको खत्म करना। नॉर्मली जैसे हम मानते हैं, एक आम धारणा में एक लेमैन ये मानता है कि जो कीमोथेरेपी होती है वही एक बेहतर इलाज है और मेन इलाज है कैंसर का, तो इसमें भी क्या कीमो वर्क करती है सरकोमा? मैं आपको शुरुआत करता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे आपने कहा बच्चों में 21% और बड़ों में 1% है। ऐसा क्यों है? हमारे अंदर एक म्यूटेशंस पैदा हो जाती है, जो हमने सुना होगा, चाहे आप एनवायरनमेंट की बात करें, यूवी रेडिएशन की बात करें, खान पान की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, किसी भी तरीके से हमारे अंदर म्यूटेशंस पैदा हो जाती हैं। उन म्यूटेशंस में एक स्पेशल तरह का सरकोमा के कैंसर्स रहते हैं जिसमें वेरिएट म्यूटेशंस है, जिसको हम एक टेस्ट किया जाता है NGS नाम से जी, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो आजकल हर एक कैंसर में किया जाता है और स्पेशली ये ब्लड में भी किया जा सकता है और सैंपल टिश्यू में भी किया जा सकता है। उससे ये पता चलता है कि जैसे बच्चा है, उसने तो पूरी उम्र में ऐसा कुछ खान पान कुछ किया नहीं, उसको ऐसा क्यों हो गया। बिल्कुल। तो उस टेस्ट से रूप से ये आता है कि बच्चे को एक स्पेशल तरह का म्यूटेशन टेस्ट आ गया है, इस म्यूटेशन के कारण बच्चे को यह सरकोमा हुआ है। फिर उस म्यूटेशन के लिए एक स्पेशल तरह की टेबलेट मार्केट में आती है जिसको हम टारगेटरी थेरेपी कहते हैं, जो कीमोथेरेपी नहीं है। ओके, इसका काम है टारगेट थेरेपी। क्या होती है? वो सिर्फ उस म्यूटेशन पे काम करेगी जी, जड़ पे काम करेगी। कीमोथेरेपी क्या करती है, शरीर में घुस जाती है और आपके नॉर्मल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको भी नुकसान देती है जी। ये सिर्फ कैंसर की जड़ पे वार करती है। जैसे मैंने बताया कि आपने सैंपल लिया, उसमें म्यूटेशन आई, उस म्यूटेशन का डायरेक्ट लिंक आया सरकोमा के साथ, फिर वो टेबलेट सिर्फ उस म्यूटेशन के खिलाफ काम करेगी, तो कितनी असरदार होगी? 100% उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो उस सेक्टर में पेशेंट्स की जब दवाई दी जाएगी, पेशेंट का सरकोमा को इलाज किया जाएगा और इसलिए बच्चों पे इसकी परसेंट ज़्यादा है। एक आम धारणा अक्सर ये भी है कि सरकोमा जो है ये बोन
उसके साथ जुड़ा हुआ है, हड्डियों का कैंसर है, क्या ऐसा सच में है या फिर ये बाकी पार्ट्स मतलब नहीं। बोन्स के साथ बाकी चीजों जैसे मैंने आपको बताया अभी जी। कि सार्कोमा शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकता है। कॉमनली बोन कैंसर या बोन सार्कोमा काफी कॉमन है, जिसमें हम Okay. इविंग सार्कोमा और ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। हम्म। ठीक है, स्पेशली जो इविंग सार्कोमा है ये बच्चों में होता है, ऑस्टियोसार्कोमा बड़ों में और बच्चों दोनों में पाया जी। जाता है। स्पेशली इसकी साइड्स रहती हैं, स्पेशली घुटने में रहता है, शोल्डर में रहता है, और जो इविंग है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे। अब इस सब के साथ हमने देखना है कि पेशेंट्स को जो आउट ऑफ सार्कोमा 100 पेशेंट्स हैं 10 से 20% जो है बोन सार्कोमा Okay. बाकी 30% आपके बॉडी के जो बाकी parts है, vessels, फैट्स होगी, नर्व्स उसके जी। बाद आ जाते हैं। इस तरह की हमने सारी अब देखिए अगर कोई अडल्ट है तो वो कम से कम ये भी जान पाएगा कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चों में किस तरह के सिम्टम होते हैं ताकि पेरेंट्स वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि कहीं वैसा तो नहीं है? अब देखिए दो तरह से देखा जा सकता है इसको। अब बड़ों की जो बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, जी। बच्चों की छोटी बॉडी। छोटी बॉडी। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर छोटी चीज जब नजर आ जाती है बच्चों को जल्दी पता चल जाती है। अब बच्चों में अगर क्या हड्डियों की बात करें तो सामने नजर आएगा, और बच्चों को आपने देखना है, हमने अपने आप को खुद देखना है, तो बच्चों में जल्दी पता चल जाता है चीज़ों को लेते हुए। अगर हड्डियों में जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको स्वेलिंग नजर आएगी, पेट में नजर आएगा, तो ऑब्वियसली बच्चे का जो बॉडी रेशियो है उसको अच्छा मतलब मेन सिम्टम आपका कहना है स्वेलिंग होती है, Swelling। पेन नहीं होती है? पेन नहीं जी। तो पेन एक उस समय होगी जब वो उस जगह का ज्यादा एरिया कवर करेगा, स्पेशली बोन में। जी। बोन सार्कोमा एक अकेला कैंसर है जो सार्कोमा में पेन कर सकता है, और वो भी उस समय करता है जब वो अपनी नॉर्मल एरिया को ज्यादा कवर कर लेता है। अगर हम बात करें पेट की बात करें तो जी। फैट के ऊपर अगर स्वेलिंग बढ़ रही तो पेन नहीं करेगी जब तक वो हद से ज्यादा बढ़ ना जाए। तो अदरवाइज ये पेनलेस होता है, बट हड्डियों में ये पेनफुल ऑन एन एवरेज 21% तो पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो आपके पास ऑन एन एवरेज रूटीन पेशेंट आते हैं, कितने % लोगों में या बच्चों में ये पाया जा रहा है यहाँ पर? इसमें मैं आपको मेन बात बता दूं, जो काफी टेक्निकल डिफिकल्ट कैंसर डायग्नोस करने के लिए इसमें मेजर ज़्यादा रोल पैथोलॉजिस्ट का रोल आता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ना, जो उसको माइक्रोस्कोप पे पहचानता है। ओके। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड में या इंडिया में 3-4 सेंटर्स ही हैं यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। उसमें एक हमारा सेंटर भी है नारायणा में। मतलब नारायणा में भी इसकी सर्च होती है? जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस कैंसर को पैथोलॉजिस्ट, अगर मैं वो सैंपल 4 पैथोलॉजिस्ट को दिखा दूँ अच्छे बैकग्राउंड में, सबने डिफरेंट उसका डायग्नोस करेंगे, इट्स सो डिफिकल्ट टू डायग्नोस। तो इसमें एक्सपर्टाइज काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि जो डॉक्टर उसको देख रहा है, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं सार्कोमा इटसेल्फ 100 टाइप से ज्यादा का। अच्छा, इतने ज्यादा इसके वेरिएंट है, 100 से ऊपर है। तो एक सार्कोमा जो अगर रेयर है उसमें 100 टाइप से ज्यादा है। उसकी जो यानी जो बॉडी में रेयर केसेस हैं, तो किसी ने अपने पूरे जीवन में वो केसेस देखे नहीं होंगे तो कैसे समझ पाएगा उसको। तो इसलिए इसकी जो पैथोलॉजिस्ट का रोल, बिकॉज अगर आपके डायग्नोसिस में ए है और बी लिख दिया गया तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट पैथोलॉजिस्ट से होता है, प्लस एनजीएस टेस्टिंग जो मैंने बताया, आपको म्यूटेशन पकड़नी है तो ताकि आप स्पेसिफिक इलाज कर पाओ। उसके अलावा आज की डेट में कीमोथेरेपी ऑब्वियसली इसमें बनी हुई है, बट कुछ सार्कोमास में इम्यूनोथेरेपी का रोल आ चुका है। जी। टारगेटिंग का तो फुल फ्लेज्ड है, और जिनमें नहीं आया उन्हें हम कीमोथेरेपी से इलाज। जैसे आपने बताया कि देश में 3-4 सेंटर्स हैं जो इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर रहे हैं और रिसर्च भी किया, और उसमें श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल भी एक है। तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पर उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन केस ऐसी कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो कितने लेवल तक आप उसको क्योर कर पाएंगे, कर पा रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस मंथ का मतलब भी यही है कि पेशेंट्स को बीमारी को स्टेज 4 से पहले पकड़ें। जी। अगर हम बात करें क्योर की, क्योर रेट हमेशा स्टेज 1, 2 और 3 में किया जाता है, 4 में सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। स्पेशल केसेस में क्योर भी होता है, अदरवाइज 3 तक रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अवेयरनेस की पेशेंट को अगर हमारे पास स्टेज 1 में आया, जी, स्पेशल कार्सिनोमा कारण रहता है जो 90% से ज़्यादा क्योर हो जाते हैं। यानी हम 100 लोगों को ट्रीट करेंगे और वो स्टेज 1 में आते हैं तो 90% से ज़्यादा वो ठीक हो जाएंगे। मैं उसमें 100% नहीं बोलूँगा आपको। अगर स्टेज 2 में अगर आप हो जाते हैं तो वो परसेंटेज आपकी घट के 75% में आ जाती है। स्टेज 3 में वो घट के 40% में आ जाती है। इसी तरह से, बट हम 40% को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सोचें कि अगर ये पेशेंट ठीक होंगे ही नहीं तो ट्रीट तो आपको करना ही है। बिल्कुल। तो 100 में से 40 स्टेज 3 में, 75 स्टेज 2 में, और मोर देन 90 स्टेज 1 में, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सार्कोमा। डिफरेंट सार्कोमा के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट सर्वाइवल है। तो ऐसे में मेन चीज़ यही है कि 40% तक कोशिश की जाती है कि कम से कम उसको वापस लाया जाए, मगर डॉक्टर्स की कोशिश आखिर तक होती है। इसलिए अगर आपको कहीं सिम्टम्स भी नज़र आते हैं या आपको कहीं ये शक है कि किसी बच्चे को या अडल्ट को ऐसा है, तो आप ज़रूर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसमें काफ़ी चीज़ों में कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, बाकी कैंसर्स की बात करते हैं। उन बाकी 3 कैंसर्स में जिनमें कि रेशो बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स की,
उस केस में आप लोग कितना रिसर्च कर चुके हैं? नारायणा हॉस्पिटल कहाँ तक काम कर रहा है? देखिए, उसमें दो तरह से आप लेकर जाऊँगा कि हमारे सेंटर जो लाइट सेंटर्स है मेजरली वो दिल्ली में भी है जी। तो हमारी जो टेस्टिंग मेथड्स रहती हैं एनजीएस को लेके और पैथोलॉजी लेके मेजरली वहाँ से आती है हमारे पास। अभी हम अपने पास और हमारी मीटिंग उसमें चल रही है, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ट्रायल्स। ओके। और हम देखा कोई भी मार्केट में अगर दवाई आती है वो ट्रायल के रूप से पहले पास होती है, फिर वो मार्केट से आती है। पहले वो एनिमल्स में किया जाता है, फिर कुछ 10 लोगों पे किया जाता है, फिर 100 लोगों पे, 500 पे, फिर वो मार्केट में आ जाता है, इस डोज पे दी जाएगी, फिर अप्रूव की जाती है, फिर वो पास की जाती है। वैसे ही हम अपने सेंटर को ट्रायल सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है और अगले 6 महीने में हम चाहते हैं कि जो दवाइयाँ आगे जाके मार्केट में प्रूव होंगी कैंसर की अगले 3 या 4 या 5 साल, वो पेशेंट्स को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के थ्रू मिलेंगी, जिसके लिए वक्त काम शुरू हो चुका है। बट 6 महीने में प्लान कर रहे हैं कि हम। डॉक्टर साहब, एक जनरल क्वेश्चन है जो अमूमन पहले पंजाब के बठिंडा को कहा जाता था कि वो एक कैंसर से ग्रसित जो है इलाका है। जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सारे एरियाज अब ऐसे हैं जहाँ से कैंसर के बहुत सारे पेशेंट निकलते हैं, इवन हेरिडिटरी हैं या आज के खान पान की वजह से। एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे कि पहले से बढ़ रही है रेशो या कम हो रही है? ठीक, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जो बठिंडा की बात की आपने, वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब हमारी जो है एग्रीकल्चर लैंड है जी। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खान बनाने के कारण आपका यूरिया का यूज़ किया जाता है। तो वही यूरिया जाके आपका ज़मीन के साथ पानी में घुसता है और हम वो पानी का सेवन करते हैं, इसलिए वहाँ पर इसकी ज़रूरत केसेस ज़्यादा है। बट अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूँ, मैंने अपने यहाँ पर जैसे वर्ल्ड में कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है जी, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा है, लंग कैंसर सबसे ज़्यादा है। बट अगर आप बात करें, मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्लैडर कैंसर देखे हैं। अच्छा। पेशाब की थैली का कैंसर, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और उसका रीज़न जो मैं अपनी तरफ से सोच पाता हूँ वो ये है कि जब हमारी जो बेल्ट है सारी अखनूर बेल्ट से लेके अगर आप विश्वनाथ से लेकर चले जाएँ तो चिनाब वैली का पानी आता है, जो सिलिका अपनी जो रेत जब कहें साफ से नहीं रहती गाँव में, जब उसका सेवन करते हैं वही रेत आपके ब्लैडर में जाके इकट्ठी होती है, वो क्रेत करके कर सकें। अगर अंडर में जब दिल्ली में था मैं अपने 5 साल जी, तो हम साल में 5 या 6 पेशेंट देखते थे ब्लैडर कैंसर के, जो कि मैं दिन में एक देख लेता हूँ यहाँ के। ओके। जो ब्लैडर में कैंसर की बात हो रही थी, भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को कम से कम समझना भी ज़रूरी है कि वो इस बीमारी से ग्रसित ही ना हो। और आपने कहा कि जम्मू के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में जो चिनाब के साथ साथ लगते हैं, वहाँ क्यों ये चीज़ ज़्यादा हो रही है? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको एम्स में रिसर्च चल रही है, एम्स दिल्ली में जी, गंगा के पानी को लेके जी, ठीक है, कि नॉर्थ जो एरिया है हमारा, नॉर्थ का पूरा, यहाँ पर गॉलब्लैडर कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। पित्त कैंसर। और अगर हम देखें साउथ में तो ऑलमोस्ट उसकी रेशो 0 है। तो उन्होंने स्टडी की ऐसा क्या है नॉर्थ में, तो उन्होंने गंगा का वाटर चेक किया कि उसमें हाई मेटल इनटेक है, जो रिसर्च चल रही है, तो वो एक रीज़न है गॉलब्लैडर में ज़्यादा हो रहा है। अपने आप तो कैंसर होगा नहीं। वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि सिलिका, सैंड, इन सबका सेवन इन पानी में रहता है, जो कॉन्टिन्यूस इरिटेट करते हैं ब्लैडर की अपनी वॉल को बन जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आपने कहा कैंसर की टेस्टिंग बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। बट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अगर आपने देखा होगा पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसी के साथ अगर आप देखें कि अगर हमने 4 लेन 6 लेन 8 लेन बढ़ रहा है, तो हमारी जो पैदा वाली ज़मीन है उसको हम कम करते जा रहे हैं। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण आपको इन्फेक्शन प्रॉब्लम कैंसर्स हो रहे हैं। नंबर 2, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैं है तो अलग टॉपिक है, इनफर्टिलिटी की बात करता हूँ जी। इनफर्टिलिटी आप देखें कि आज से 20 साल 10 साल पहले जम्मू शहर में कोई सेंटर नहीं था, बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसा क्या हो गया? वो अगर हम बात करें कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू थोड़ी कम है, बिकॉज ऑफ हाई इनटेक ऑफ नॉन वेज में जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं एस्ट्रोजन से, हार्मोन के चिकन्स को, वो सेवन करके इसलिए इन्फर्टिलिटी बढ़ रही है। ऑब्वियसली उसके बाद कैंसर के रिस्क भी और डायबिटीज रिस्क भी बढ़ते हैं। नंबर 3 पे इसके अलावा अडल्ट्रेशन, वो एक मुद्दा है। अगर हम चाहें मिलावट, जिसे हम मिलावट कहते हैं, आप दूध, दही, पनीर इसकी बात करें, आप आने दो दिवाली में आप देखें हर एक मिठाई की दुकान में आपको सैकड़ों दवाइयां। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जितना कैंसर का अगर रेट बढ़ रहा है उसके कारण भी हम खुद इजाद कर रहे हैं, जैसे फास्ट फूड ज़्यादा लेना, हाइजीनिक फूड नहीं लेना, ये भी कारण। मैं एक वर्ड बोलूँगा, इट्स मैन मेड जी। इसका जो बढ़ रहा है जो मैन मेड है, यानी इंसान ही कैंसर को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो अपने निजी फायदे के रूप में, चाहे मिलावट के रूप में कहें, चाहे ज़मीन कम के रूप में कहें, या डेवलपमेंट के रूप में नाम करें। आप पोल्यूशन की बात करें, गाड़ियों की बात करें, आज की डेट में इस कमरे में पहले एक लैंडलाइन होता था, आज 8 से 10 फ़ोन सबके पास बैठे होंगे। आपने लैंडलाइन छोड़ दिया, टावर्स लग गए, रेस कहीं ना कहीं तो आपको टकरा ही रही है बॉडी के साथ। तो मोबाइल फ़ोन डेवलपमेंट, 4 लेन 6 लेन, ज़मीनों का घटना, मिलावट, इन सब चीज़ों का। और सब ये तो सारे हो गए कारण कैंसर कैसे बढ़ रहा है। अब नारायणा जैसा हॉस्पिटल इससे लड़ रहा है और आप जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट इससे लगातार निजात लोगों को दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। अब इस पे आ जाते हैं कि क्या क्योर रेट भी बढ़ा है, क्या इससे लोग इलाज करवा के ज़्यादा ठीक भी हो रहे हैं?
देखिए मैं दो बातें बोलूंगा। हर कोई चाहता है कि कैंसर हो ही ना, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वर्ड होता है कि कैंसर हो ही ना किसी को। तो मेरी जो अवेयरनेस की बात ये थी कि कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कि जिनको होने से हम रोक सकते हैं, अगर हो भी तो स्टेज 1 में पकड़ा जाए, बट कुछ पे रिजल्ट अभी चल रहा है। बट अब जो कैंसर हो चुके हैं और भी नंबर जब बढ़ेगा तो क्यूरेटिव बढ़ेगा, बिकॉज साइंस ने तरक्की इतनी कर ली है कि आज डेट में ये ओरल टेबलेट्स, टारगेटेड थेरेपी इतनी आ चुकी हैं कि नंबर ऑफ क्यूरेट्स भी पहले से बढ़ा है जी। बट वो हमारी विक्ट्री नहीं है। हमारी विक्ट्री है कैंसर मुक्त भारत। तो कैंसर मुक्त के लिए जो ये चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, वो चीज़ें रोकेंगे। कैंसर होने के बाद इलाज करना और ना होना, दोनों बड़ा अंतर है। तो इन सब चीज़ों का हम मिशन को जोड़ें तो रिसर्च, ट्रायल्स, इन सब चीज़ों का अपना रोल रहता है। बट हम सबको एक इंसानी रूप में आगे आके एनजीओ के रूप पे अडल्ट्रेशन के खिलाफ लड़ना है, जो हमारे हाथ में है। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक में WHO ने एक डाटा रिलीज किया है कि 92% वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 तक कैंसर से जूझेगी। उसका मतलब ये नहीं कि उनको सबको कैंसर हो जाएगा, वो एक दूसरे इन्वॉल्व होंगी। यानी कि एक सोशल सर्कल में आपको पता चलेगा कि 90% लोग ऐसे होंगे एक दूसरे को कैंसर के रूप से पता चल रहा होगा कैंसर बढ़ रहा है। तो इतनी तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है। और आज इसका नंबर JNK में अगर आप देखें रजिस्ट्रीज भी बन चुकी हैं। पहले पिछले साल 12,000 हुए थे, फिर 15,000 हुए, और ये अंडर डाटा है बिकॉज ये सिर्फ श्रीनगर में और जम्मू में डाटा है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ की बात करें तो जो लोग देसी दवाइयाँ खाते हैं, जब बाहर जाते हैं, वो तो ऐड ही नहीं कर पाए हमें। तो नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब वो समय आ चुका है जब हम सबको इकट्ठे मिलकर इसके लिए लड़ना है। तो कैंसर मुक्त भारत कैसे बनेगा, इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल तो लड़ रहे हैं, डॉक्टर दीपक भारती जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, मगर सबसे ज़रूरी क्या है, जैसे इन्होंने कहा, एडल्ट्रेशन, मिलावट और अपने खान पान को सही रखना, ताकि हम वाकई में एक ऐसा समाज बना पाएं जिसमें कैंसर कम हो। क्योंकि आने वाला समय खतरनाक तभी है अगर हम इस बीमारी से निजात नहीं पाएंगे और अपने अंदर ही पल रहे इस दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, और उसके लिए हमें समझदारी अपनानी होगी। अगर आप ये इंटरव्यू पूरा देखिए, क्योंकि एक ऐसा साइलेंट दुश्मन है सरकोमा, वो है क्या, कैसे होता है, और ख़ास तौर पे वो बच्चों को ज़्यादा हिट करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।